गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहले मैंने साउथ अमेरिकी महाद्वीप को मैंने पढ़ाया है। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यदि मेरे साथ इसे आप विस्तृत अध्ययन करते हैं तो यकीन मानिए यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे यहाँ के राजनीतिक या भौगोलिक परिदृश्य कहीं से भी आए, यहाँ की नदियाँ, पर्वत, पठार, मरुस्थल, यहाँ के मिनरल्स, कहीं से भी प्रश्न आएंगे तो आप यकीन मानिए आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आइए ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने से पहले ऑस्ट्रेलिया को समझते हैं। जब आप देखते हैं ये ग्लोब, जब देखते हैं इस तरह से, ये आपको पता होगा कि 0 डिग्री विषुवत रेखा या इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसी तरह से 23.5 डिग्री नॉर्थ में जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा बोला जाता है, और इसी तरह से 23.5 डिग्री जब साउथ आते हैं तो इसे मकर रेखा बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहीं पे है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो विस्तार है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और यहाँ से मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ये जो ऑस्ट्रेलिया को आप देख रहे हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे है। उसके बाद आइए ऑस्ट्रेलिया को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद जो इन चीज़ों को मैंने लिखा है उसे मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये जो मैंने बनाया है, श्रृंखला बनाया है, इसे आप देख रहे होंगे, इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये विश्व की सबसे लंबी, चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है, हालांकि उसे मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ऑस्ट्रेलिया का ये किसी भी आप ग्लोब पे जब पढ़ते हैं तो ये पूर्वी भाग होता है, ये पश्चिमी, ये नॉर्थ और ये साउथ भाग होता है। तो पूर्वी भाग से जब हवाएं चलती है, समुद्री हवाएं चलती है, तो ये इस भाग में टकराकर यहाँ पे बहुत वर्षा होती है और इसके पीछे वाले भाग जैसे जैसे इसके पीछे चलते जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में जाते जाते हैं, वैसे वैसे सूखा होते जाता है। इवन पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो पूरा डेजर्ट ही है। पूरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है वो डेजर्ट ही है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। और ये इस भाग में आप देखे होंगे, जब भारत को भी आप जब पढ़ेंगे तो साउथ वेस्ट मानसून जब प्रवेश करता है तो पश्चिमी घाट के सहारे सहारे बहुत ही वर्षा होती है और उसके पीछे वाले भाग जो होते हैं, कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है, वो सब वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। तो इसमें भी जब ये ठंडी समुद्री हवाएं यहाँ से टकराती है तो यहाँ तो बहुत ही वर्षा कराती है, सारी वर्षा पर्वतों से टकरा कर वहीं पे कर देती है और पीछे वाला भाग जो होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है ये पठारी भाग है, उठा हुआ है, और वो पठारी भाग ही पूरा मरुस्थल है। और ये भाग, ये तो पहाड़ हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, तस्मानिया तक फैला हुआ है। और ये वाला क्षेत्र जो है उसका पठारी क्षेत्र है जो कि उठा हुआ है। पहाड़ जो होता है इस तरह से उठा हुआ होता है और पठार भाग जो होता है, पठारी क्षेत्र होता है, वो समतल होता है और उठा हुआ होता है। तो ये उसका पठारी भाग है, उबड़ खाबड़, और वो क्षेत्र जो है पूरा पूरा मरुस्थल है। और ये भाग जो आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग जो है, ये भाग इसका धंसा हुआ नीचे का भाग है, इधर पहाड़ी है और इधर पठारी है और नीचे का भाग
ये भाग जो है ये पूरा पूरा दबा हुआ है। तो इसे देखे होंगे। उसके बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्षा होती है इस क्षेत्र में, और आगे मैं पढ़ाऊंगा ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पे है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट भाग में है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसके जो प्रमुख शहर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर हैं, जैसे आप देख लीजिए मेलबर्न देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, वो थोड़ा हालांकि अंदर है, इसके जो कोस्टल क्षेत्र है वहाँ नहीं है, थोड़ा अंदर है। सिडनी है, गोल्ड कोस्ट है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, सारे ही इसके जो प्रमुख शहर है वो तटीय क्षेत्र में विस्तृत है, क्योंकि इसी क्षेत्र में इसका जो विस्तार है मैक्सिमम है। लेकिन एक ऐसा शहर है ऑस्ट्रेलिया का जो कि इसके पश्चिमी भाग पे स्थित है, पश्चिमी भाग तट पे स्थित है, जिसका नाम है पर्थ। एक यहाँ की सबसे लंबी रेलगाड़ी आप देखते भी होंगे, सिडनी से लेकर के पर्थ तक चलती है, और इसी तरह से चलते चलते ये यहाँ से गुजरती है इसके डेजर्ट से, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंदर ही बहुत सारे डेजर्ट हैं, गिब्सन है, सिम्पसन है, सैंडी है, बहुत सारे डेजर्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबी रेल जो है सिडनी से लेकर पर्थ तक चलती है। और इसी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में जब आगे मिनरल्स में पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे कि वहाँ 2 सोने की खान है। आप कालगोरली और कालगार्डी का नाम सुने होंगे, वो भी यहीं पे है। तो आइए अब मैंने जो लिखा है यहाँ पे उसे एक एक करके बताता हूँ और समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5 द्वीपों का समूह है। तो 5 द्वीपों का समूह है, कौन कौन? पहला नंबर में तो ये जो आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया एक हो ही गया। दूसरा न्यूजीलैंड, यहाँ पे आइए, यहाँ पे न्यूजीलैंड है। उसके बाद आइए मेलोनेशिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा गया है मेलोनेशिया लिखा गया है। उसके बाद माइक्रोनेशिया, ये है माइक्रोनेशिया, और 5वां जो है वो छोटे छोटे ये सब आइलैंड है, ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सबों से मिलकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण होता है। उसके बाद मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनेशिया भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेशिया भी कहा जाता है, या ओशिनिया भी कहा जाता है, ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इन अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अब मैंने पहले ही बताया है कि जब मैं पढ़ाता हूँ, किसी भी महाद्वीपों के बारे में पढ़ाता हूँ या ज्योग्राफी में जब भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप एक एटलस लेकर बैठिए और मैं जिसे जैसे बताता जाता हूँ आप उसे देखते जाइए। अभी तो YouTube ऐसा हो गया है कि आप उसको पॉज करके भी मैं जिस चीज़ को बताता हूँ उसको देखिए। जब आप उन चीज़ों को और अच्छे से, मैं यहाँ पे जब बताऊँगा तो आपका 80% याद हो जाएगा, हमें यकीन है कि 80% आपको याद हो जाएगा। लेकिन जब आप एटलस में देखेंगे तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप विजुलाइज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। इसीलिए आप एटलस को रखिए और उन चीज़ों को देखते जाइए। तो राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मैंने पहले बताया कि इसके पूर्वी तट पे मेन जो मुख्य शहर है वो बसे हुए हैं। तो इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। हालांकि मेलबर्न, सिडनी, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन ये सभी तटीय है, लेकिन कैनबरा जो है वो थोड़ा अंदर है, इसका तट से थोड़ा अंदर है। राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं, मुख्यतः इसके 6 प्रांत हैं। राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं तो इसका मुख्यतः 6 प्रांत है। पहला ये क्षेत्र देख रहे होंगे, मैंने ऐसे करके बताया है, ये क्षेत्र जो है इसका क्वींसलैंड है। ये वाला क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र क्वींसलैंड है और इसकी राजधानी मैंने ब्रिस्बेन, यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा गया है ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स जिसकी की राजधानी सिडनी है। ये वाला भाग देखिए, ये भाग मैं जो उंगली से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये भाग जो इसका है वो है इसका न्यू साउथ वेल्स और जिसकी राजधानी है सिडनी। इसके मुख्य 6 प्रांत के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया प्रांत जिसकी राजधानी है मेलबर्न। ये नीचे वाला भाग जो आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये इसका है, ये विक्टोरिया प्रांत है जिसकी राजधानी मैंने यहाँ पे लिखा है मेलबर्न है। ये भी तटीय क्षेत्र है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ये वाला है ना दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। और इसके यहाँ पे जो इसके राजधानी है एडिलेड, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एडिलेड।
उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये वाला देख लीजिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरा ही डेजर्ट है, मरुस्थलीय भाग है। उसके बाद नॉर्दर्न टेरेटरी, इस पार्ट को नॉर्दर्न टेरेटरी बोला गया है। इस तरह से इसके मुख्यतः 6 प्रांत है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीपीय भाग, जैसे भारत को भी प्रायद्वीपीय बोला गया है ना, जो नीचे वाला उसका दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो प्रायद्वीप किसे बोला गया? वैसे क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसके मैंने मुख्यतः जो 3 प्रायद्वीप है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं इसे यहाँ पे बताऊँगा। पहला है कैप यॉर्क, ये देखिए 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ, इसे बोला गया है कैप यॉर्क। दूसरा है ओनेहेम लैंड, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये देखिए, ये है इसका ओनेहेम प्रायद्वीप के बारे में बताया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रायद्वीप के बारे में। और तीसरा जो है जिसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरह से जो निकला हुआ है, इसे बोला जाता है आयरे प्रायद्वीप। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा कि जब प्रायद्वीप है जो मुख्य भूमि निकला हुआ है और 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो मुख्य भूमि तो कहलाया प्रायद्वीप, लेकिन वो जो जलराशि होती है वो खाड़ी कहलाता है। तो ये जो मैंने कैप यॉर्क बताया है, यहाँ पे देखिए ये जो खाड़ी है इसका नाम है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। पूछ देगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये हो गया गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। इसी तरह से मैंने ये वाला भाग को जो बताया था, ओनेहेम लैंड बताया था, तो ये भी देखिए ना, है ना, ये भी अंतर समझिए। प्रायद्वीप वो क्षेत्र हो गया जो मुख्य भूमि का निकला हुआ भाग हो गया, वो प्रायद्वीप कहलाया। लेकिन जो जलराशि 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ हो उसे हम लोग खाड़ी बोलते हैं, जो जलराशि वाला क्षेत्र होगा। तो इसी तरह से देखिए, तो ये वाला तो निकला हुआ है ना, जिसको ओनेहेम लैंड बोला गया है, और ये जो गल्फ हो गया इसका नाम है गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और इसी तरह से आयरे प्रायद्वीप जो है ना, यहाँ पे आयरे प्रायद्वीप ये देख रहे होंगे, ये वाला आयरे प्रायद्वीप यहाँ भी है, जिसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी, मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्पेंसर की खाड़ी। और इस क्षेत्र को आप देख रहे होंगे, ऐसे लग रहा है कि कोई रोटी का एक टुकड़ा को इस तरह से काट दिया गया है। रोटी गोल होता है ना, आप इस तरह से ऐसे टुकड़ा को काट लेंगे तो बोलते हैं ना बाइट, इसको बोला जाता है ग्रेट बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये काट दिया गया है इसीलिए इसको ग्रेट बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है। तो मैंने इन चीज़ों को बताया। ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्यतः 6 प्रांत था उसके बारे में मैंने बताया। अब आइए भौगोलिक परिदृश्य में, और उसके बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ। भौगोलिक परिदृश्य में सबसे पहले है इसकी आकृति, द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। ये देखिए चारों ओर ये जो ऑस्ट्रेलिया है जल से घिरा हुआ है ना, तो इसे द्वीपीय महाद्वीप बोला जाता है। ये चीज़ को समझे होंगे। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, पहले ही मैंने बताया था 23.5 डिग्री साउथ जो है ऑस्ट्रेलिया के ये बीचों बीच से गुजरती है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इन्हीं चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे प्यासी भूमि का देश भी बोला जाता है। प्यासी भूमि का देश इसलिए क्योंकि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है वो पूरा मरुस्थलीय भाग है, जिसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रेट विक्टोरिया, वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ग्रेट के नाम से बोला जाता है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसी तरह से और भी चीज़ों को ग्रेट से बोला जाता है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे हैं, ग्रेट सैंडी है और भी बहुत छोटे छोटे डेजर्ट है जो कि उसी के ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का ही भाग है। तो ये इसका पश्चिमी भाग जो है पूरा मरुस्थलीय होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। मैं जिन चीज़ों को बोलते जाऊंगा वो आपको याद होते जाएगा। हमें यकीन है कि अगर ये एग्जाम में पूछे कि बताइए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, हालांकि बीपीएससी में पूछा भी गया है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वो किस देश में है, तो आप बता देंगे। इसके अलावे ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट गिम्सन, ग्रेट सैंडी और भी डेजर्ट है। जब मरुस्थल आएगा ऑस्ट्रेलिया का उस समय मैं वहाँ पर बताऊँगा, और जैसे जैसे आते जा रहा है उन चीज़ों को मैं बताते भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले भी यदि कुछ आता है तो मैं बताते जाता हूँ। प्यासी भूमि का देश किस लिए बोला जाता है? पूरा पश्चिमी भाग मरुस्थल होने के कारण। पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। आप जब देखेंगे ग्लोब में
तो ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में ही है, इसका एक्सटेंशन विस्तार जो है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप। उसके बाद क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा। जब मैंने महाद्वीप वाला पढ़ाया था उसमें बताया था कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यह छोटा है। उसके बाद आते हैं प्रमुख पर्वत। यहाँ के जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इन चीज़ों को मैंने पहले ही बताया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। इसके 4 भाग है। जब आप नॉर्थ से लेकर के यहाँ से लेकर के तस्मानिया तक देखते हैं तो इसके 4 भाग है। एक तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाया ही है, उसके बाद इसे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में है, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहा जाता है। और न्यू इंग्लैंड, इसी जो श्रृंखला और अन्य श्रृंखलाएँ हैं, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो तो एक रेंज है ना, जो कि उत्तर से लेकर के यहाँ तक तस्मानिया तक फैला हुआ है। उसमें एक न्यू इंग्लैंड है और एक ब्लू माउंटेन्स है। ब्लू माउंटेन्स आप इंडिया में भी पढ़ेंगे, जब आप मिजोरम में देखेंगे तो वहाँ पे ब्लू माउंटेन्स, वहाँ भी जो है उसे ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में ये जानिए, इसका विस्तार जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। देख रहे होंगे ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो इसी तरह से विस्तार है नॉर्थ टू साउथ। नवीन वलित पर्वत, इसका निर्माण जो हुआ है वो बाद के कालों में हुआ है, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहा गया है। जैसे आप भारत में देखेंगे हिमालय जो है वो भी नवीन वलित पर्वत है, लेकिन आप जब राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ के जो वहाँ है वो प्राचीन पर्वत है, तो इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत भी कहा गया है। विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो विश्व की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो बात आती है कि बताइए और इससे पहले 3 कौन सा है? तो आपको पता होगा कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। मैंने जब साउथ अमेरिका पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया भी था। तो एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरे नंबर पे है रॉकीज जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, जस्ट उसके ऊपर। तीसरा ग्रेट हिमालय, अपना भारत में जो हिमालय है वो है, हालांकि उसका विस्तार पूर्व से लेकर के पश्चिम तक है, पश्चिम से पूर्व तक है, लेकिन जो एंडीज है, रॉकीज है और ये आप देख रहे होंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका विस्तार जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो 1 नंबर पे एंडीज हो गया, 2 नंबर पे रॉकीज हो गया, 3 नंबर पे हिमालय हो गया और चौथा नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज विश्व की चौथी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक इसी तरह से ऊंची चोटी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख रहे होंगे और इसके जो ये प्रांत है विक्टोरिया प्रांत, मैंने पहले बताया था, यहाँ पे इसमें एक देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे जो माउंट कोसिसियुस्कू इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कोसिसियुस्कू है और वो यहाँ पे है। आप देखिए उसको मैप में देखिए, जिसकी ऊंचाई हाइट 2228 मीटर है। उसके बाद दूसरा जो है एक है ग्रे माउंटेन और मैकडोनाल्ड रेंज और रोनाल्ड रेंज। तो ग्रे माउंटेन जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहाँ पे देखिएगा जो पश्चिम की ओर निकला हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो निकला हुआ है पश्चिम की ओर उसे ग्रे माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रे माउंटेन और ब्लू माउंटेन याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। मैकडोनाल्ड रेंज ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग में यहाँ पे देखेंगे तो मैकडोनाल्ड रेंज है और यहाँ पे देखेंगे तो रोनाल्ड रेंज है और इन्हीं दोनों के मध्य में एक झील है जिसका नाम है आयर झील। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया है जिसका नाम है आयर झील, ये झील है। किसके बीच में है? मैकडोनाल्ड रेंज और रोनाल्ड रेंज के बीच में है और ये आयर झील कहलाता है। उसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियों में मर्रे डार्लिंग नदी, पूछा जाता है कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है वो किस देश में है। एक्चुअल में ये मर्रे डार्लिंग दो नदियों के मिलने से बनता है। आप यहाँ से देख रहे होंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है डार्लिंग नदी और इसी यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मर्रे, और ये जब दोनों मिल जाती है और ये आगे चलकर एडिलेड के पास में स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है और यही नदी कहलाती है मर्रे डार्लिंग नदी। तो मर्रे डार्लिंग समझ गए होंगे, डार्लिंग नदी
और मर्रे नदी दोनों मिलकर जब ये स्पेंसर की खाड़ी में एडिलेड के पास गिरती है तो वही मर्रे डार्लिंग नदी कहलाती है। तो मर्रे डार्लिंग किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया नदी, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वो किम्बरली, नॉट किम्बरले, वो हीरे के लिए है, अफ्रीका में किम्बरली है। ये किम्बरली के पठार से निकलती है, किम्बरली के पठार से निकलती है यहाँ से विक्टोरिया नदी, और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में ये गिर जाती है यहीं पे निकलकर। और इसी तरह से आपको पता होगा कि विक्टोरिया झील जो है, यहाँ पे विक्टोरिया नदी आया इसीलिए मैंने बता दिया। विक्टोरिया नदी यदि पूछा जाए, देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह से विक्टोरिया नदी जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरली पठार से निकल कर यहाँ से जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। और ये जो किम्बरली जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन किम्बरले की खान यदि पूछे तो अफ्रीका में हो जाएगा। इसी तरह से विक्टोरिया नदी समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलिया में है। इसी तरह से विक्टोरिया झील, यदि ये पूछे कि विक्टोरिया झील किस देश में है तो याद रखिएगा नाइल नदी का उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील से ही होता है और वो अफ्रीका में है। इसी तरह से एक विक्टोरिया जलप्रपात है, वो भी अफ्रीका में है। विक्टोरिया जलप्रपात वो जाम्बेजी नदी पे है, वो ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कुछ कन्फ्यूजन वाले, इसी तरह से यहाँ पे आया इसीलिए मैंने लिख दिया। हालांकि मैं तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड जो चीज़ें आया मैंने उसे बता दिया है। तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं अभी मैंने देखा, प्रमुख पर्वत और प्रमुख नदियाँ, ये नदियों के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद की चीज़ें, यहाँ के जो खनिज हैं, यहाँ के मरुस्थल हैं, यहाँ के जो घास के मैदान हैं, उन चीज़ों को मैं भी बताऊंगा। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि मर्रे और डार्लिंग, ये जो दो नदी निकला, इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, आपको पता होगा कि ये दोआब क्षेत्र कहलाता है। दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब कहा जाता है। तो ये दोआब क्षेत्र जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि ये आपको पता होगा भारत में भी जो गंगा का मैदानी क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है। तो किसी भी दोआब क्षेत्र वो वहाँ की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ होता है। तो और इन जो दोआब क्षेत्र है, डार्लिंग और मर्रे के बीच की जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, उसे रेवेरिना के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपजाया जाता है। तो अभी इन चीज़ों को देखें, इसके बाद की चीज़ों को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ।